कौन है ये? कौन है ये कुर्सी? तू भी गया, तू भी गया। अबे मच्छर, मच्छर, मच्छर। सोच के आगे, जुर्म के पीछे। नमस्कार, मैं मलिक। एक मजेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक रहस्य से पर्दा उठेगा, सच्चाई पता चलेगी। भविष्य जानने की इच्छा मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी। ज्योतिष एक शास्त्र है जिसके जरिए हम अपना भविष्य जान सकते हैं। कुछ लोग यकीन करते हैं और कुछ नहीं, मगर सच क्या है यह बताने के लिए हमारे बीच आ रही हैं मशहूर ज्योतिष मिस तानिया। प्लीज वेलकम। हेलो मलय। हेलो, प्लीज आइए। श्योर। तानिया जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ज्योतिष मेरे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। प्लीज आप हमें बताइए कि आप भविष्य कैसे बताते हैं? हम सब इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हमारी सोच पर, हमारे हर एक डिसीजन पर इन सितारों का प्रभाव होता है। अच्छा, तो इन सितारों से हमारी किस्मत जुड़ी हुई है? बिल्कुल। जैसे इन सितारों का रास्ता तय है, वैसे ही हमारी किस्मत। इन सितारों को देखकर मैं किसी भी आदमी का भविष्य जान सकती हूँ। तो हमारी किस्मत तय है, हम इसे बदल नहीं सकते। सुनकर थोड़ा डर लगता है। बिल्कुल, मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं आपके इस यकीन को परखना चाहूंगा। आप अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत दें, जैसे कि आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ बातें बताएं। ठीक है। मगर ऐसी कुछ बातें जिससे हम सबको ज्योतिष पर यकीन आ जाए। ठीक है, आप अपना हाथ दिखाइए। नहीं हो सकता। तुम इंटरव्यू के लिए मान गए और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हो, विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या हम सीआईडी वाले इतने खड़ूस लगते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ विवेक, परेशान लग रहे हो? कैमरा और लाइट्स को देखकर नर्वस तो नहीं हो रहे? जी हाँ, ये कैमरा और लाइट्स थोड़ा नर्वस कर रहे हैं मुझे। ओके ठीक है विवेक, नो प्रॉब्लम। हम इंटरव्यू से पहले एक रिहर्सल कर लेते हैं ताकि तुम्हें कैमरा और लाइट्स की आदत हो जाए। जी शुक्रिया। अब विवेक ये बताओ कि तुम सीआईडी में कब आए? यही कोई हो गए होंगे 5-6 साल। अच्छा, तो कैसी होती है सीआईडी ऑफिसर्स की जिंदगी? थोड़ी मुश्किल है पर बहुत ही दिलचस्प। विवेक, एसीपी अभिजीत और दया सर जैसे सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम करने के बारे में कुछ बताइए ना हमें। देखिए, उनके साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। एक परिवार के जैसे रखते हैं सबको। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ, और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वेरी नाइस। मगर आपके असली परिवार का क्या? आपके माता पिता को डर नहीं लगता? लगता है। मेरी माँ को हमेशा मेरी चिंता लगी रहती है, लेकिन उन्हें गर्व है कि मैं समाज के काम आ रहा हूँ। विवेक, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और उस सवाल को पूछे बगैर मैं आपको इस स्टूडियो में से जाने नहीं दे सकती। देखिए प्लीज, शादी के बारे में मत पूछना, ऑलराइट? नहीं नहीं, शादी के बारे में तो हम जरूर पूछेंगे, लेकिन बाद में।
अभी आप मुझे प्लीज फ्रेडी सर के बारे में कुछ बताइए ना। फ्रेडी सर? हाँ। क्या हुआ विवेक, फ्रेडी सर का नाम लेते ही आपने हंसना शुरू कर दिया? वो बस फ्रेडी सर। विवेक, फ्रेडी सर का नाम सुनते ही आपका ये हाल है, तो आपके साथ काम करते हुए क्या हाल होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल पूछिए मत। सॉरी। तानिया जी, जो होने वाला है वो बताने के लिए कहा था। आपकी ये घबराहट तो मुझे भी डरा रही है। ऐसी कौन सी बात है? आज आपका आखिरी दिन है। तानिया जी, तो आज मैं मरने वाला हूँ। हाँ। मगर कैसे? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी भी नहीं और मैं गाड़ी भी सेफली ड्राइव करता हूँ। फिर मेरी मौत कैसे होगी? ये मुझे नहीं पता। कमाल है, मेरी मौत होगी ये पता है, मगर कैसे होगी ये नहीं पता। मैंने तुम्हारे हाथ की रेखाएं पढ़ी हैं और मैं ये नहीं लिखा। ताज्जुब है, रेखाओं में अधूरी बात क्यों लिखी हुई है? भविष्य पढ़ना कोई टीवी प्रोग्राम देखने के जैसा नहीं है जिसमें सब कुछ दिखाई दे। मैं नहीं मरूंगा तानिया जी। कल आप और ये सभी लोग कल मेरे साथ मेरे घर पर नाश्ता करेंगे। विवेक, बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि तुम इतना मजाक कर सकते हो। अब आपको सच बातों पर हंसी आती है तो क्या करें? अरे वाह, वेरी नाइस विवेक। ऐसा लगता है पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गए हो। तो इंटरव्यू शुरू करें? बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपने कैमरामैन और बाकी के सारे क्रू को बुला लेती हूँ। प्लीज। रागिनी, क्या हुआ? पता नहीं विवेक, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? भाई साहब, क्या हुआ? शायद उस तरफ कुछ हुआ है। एक मिनट पीछे होइए प्लीज प्लीज। मैम प्लीज, एक मिनट। क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? भाई साहब, भाई साहब। ये तो मर चुका है। देखिए, मैं इंस्पेक्टर विवेक हूँ, सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ। आप लोग प्लीज पीछे जाइए, प्लीज प्लीज। आप में से कोई भी इस बॉडी को हाथ नहीं लगाएगा और ना ही इस बिल्डिंग के बाहर जाएगा जब तक मैं ना कहूँ। ऑलराइट, गेट बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो सर, मैं फ्यूचर न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी आइए सर, यहाँ पे एक खून हुआ है सर। खून हुआ है? आर यू श्योर कि ये खून हुआ है? आप कौन? सर, ये मशहूर एस्ट्रोलॉजर तानिया हैं। इन्होंने अभी अभी बताया था कि इनकी मतलब मलाई की मौत होने वाली है। तानिया जी? मलाई।
बंद कर रखी है। मुठिया से बंद क्यों है? लाश तो क्यों ठंडी हो गई, एकदम बर्फ की जैसे। हाँ सर, इसकी मौत बड़ी अजीब तरीके से हुई है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। मगर इसकी मौत तो अभी हुई है ना, थोड़ी देर पहले। जी हाँ सर। ऐसा लगता है ये लाश किसी फ्रीजर में रखी गई थी। सर लाश भी यहीं पे पड़ी हुई थी और इसकी मौत भी सबके सामने ही हुई है। बॉडी अकड़ भी गई है। राइगर मोटिस को होने में कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं। इतनी जल्दी ये बॉडी कैसे अकड़ गई? आंखें भी अकड़ गई है और आंखें सफेद भी हो गई। सचिन, ये बॉडी कुछ गड़बड़ है। ये केस डॉक्टर सालुंके की हालत खराब करने वाला है। एक काम करो, लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। डॉक्टर साहब को ये लाश इसी हालत में देखनी चाहिए। सर एक और बात है। क्या? वो तान्या है सर, एक एस्ट्रोलॉजर। मलय उसी का इंटरव्यू ले रहा था। दोनों बैठे हुए थे और रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसी बीच मलय ने तान्या को अपना हाथ दिखाया। तान्या ने हाथ देखा और कहा, मलय तुम्हारी मौत होने वाली है। उसके बाद अचानक ये सब। उसकी मौत लिखी हुई थी। मौत को जब आना होता है वो आकर रहती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। तो हम ये समझे कि जैसे ही आपने उस आदमी का हाथ देखा, आपको मालूम पड़ गया था कि ये आदमी ऊपर जाने वाला है। जी हाँ। धनी जी, आपको एक बात बोलूं? मैं आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। हमने बड़े बड़े पाखंडी और तांत्रिकों को देखा है, समझी? ज्योतिष विज्ञान कोई पाखंड नहीं है। तो क्या ज्योतिष विद्या एक करंट की तरह है, हा? जो हाथ में तार लगा और फौरन झटका लगा? क्यों? मतलब उस आदमी का हाथ देखते तुम्हारे दिमाग ने बोल दिया कि आदमी मरने वाला है। हा? तुम क्या अंतर्यामी हो, भगवान हो, क्या हो तुम? सर ये भी तो हो सकता है कि ये खूनी के साथ मिली हुई हो। ये आप क्या कह रही हैं? मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। हम तो सिर्फ एक जरिया है और मैं चाहकर भी मौत को नहीं बुला सकती। तो मलय कैसे मर गया? अच्छा, आप खुद का हाथ देख सकती हैं? क्या आपका ऊपर वाला आपको बता सकता है कि अभी थोड़ी देर में आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं। मैं आपका हाथ बिना देखे बता सकता हूं कि आपके साथ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? ये लेडी ऑफिसर सबके सामने तुम्हें गर्दन से पकड़ेगी और यहाँ से घसीटते हुए सीआईडी वैन तक ले जाएगी और फिर वहां से सीआईडी ब्यूरो में घंटों तक पूछताछ करेगी, जब तक तुम ये नहीं बता देती कि मौत की भविष्यवाणी हुई कैसे। आप मुझे अरेस्ट करेंगे? अरेस्ट भी करेंगे और लेके भी जाएंगे। इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने मुझे बोला था कि वो जब सबके सामने हाथ दिखाए तो मैं बोल दूं कि उसकी मौत होने वाली है। देखा, सीआईडी के सामने भविष्यवाणी भी बदल जाती है। मुझे भविष्यवाणी करने के लिए कहा गया था सर। मलय ने कहा था? जी हाँ। तुम सच बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ सर। अगर मैं गुनहगार होती तो मैं वहां क्यों रुकती? मलय मरने वाला था और उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। मलय मरना क्यों चाहता था? चक्कर क्या है? संभल के और आई जाओ। दौड़ मानो।
ताला लगाओ? सिक्योरिटी वाला खा गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। भाई साहब ये सिक्योरिटी वाला खा गया। पता नहीं सर। पता नहीं, दरवाजा क्यों खुला है? ये दरवाजा, लाश कहाँ गई? लाश कहाँ गई? लाश पता नहीं साहब, कहाँ गई? पता नहीं, कमाल है। तुम लोग यही थे ना? हाँ साहब, हम तो यहीं पर थे। तुम यहीं पे थे, फिर भी लाश गायब हो गई। मलाई क्या शो कर रहा था वो शो दिखाओ। बिल्कुल, मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं आपके इस यकीन को परखना चाहूंगा। ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपकी बात साबित करने के लिए आप कुछ सबूत दें। आप अपना हाथ दिखाइए। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? आपकी घबराहट तो मुझे डरा रही है। आज आपका आखिरी दिन है। एक मिनट, जरा पॉज करो, रिवाइंड करो उसे, प्ले करो। ये बार बार अपनी घड़ी की तरफ क्यों देख रहा है? हाँ सर, और बार बार पसीना भी आ रहा है। लगता है मलाई कोई टेंशन में था। सर ऐसा लग रहा है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है सर? मलाई अपने प्रोग्राम में अजीब अजीब करतब कराने में बहुत मशहूर था। कहीं ये भी उसके दिमाग का फितूर तो नहीं? हा? ये भी प्लान था? नहीं सर, ऐसा कोई प्लान नहीं था। मतलब ये मौत एक आत्महत्या है? मलाई का शरीर बर्फ की तरह जम गया था, कैसे? मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उसके बिना मैं शो कैसे करूंगा। मलाई मरने वाला है, ये बात तानिया को मालूम थी। हाँ सर, लेकिन यहाँ पे काम करने वाले मलय के किसी भी कोलीग को तानिया के बारे में मालूम नहीं था। सबसे पूछा? हाँ सर। अब सर एक लड़की रह गई। कौन? रागिनी। वो मेरा इंटरव्यू ले रही थी। उससे भी पूछ के देखो। यस सर। हाँ सचिन। क्या? मलाई की बॉडी गायब हो गई? ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। इतनी खुली जगह से कोई लाश कैसे चुरा के ले गया? कैसे? सर मैंने हर जगह देखा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि लाश गई तो गई कहाँ। एम्बुलेंस के नीचे सब बंद है, कोई ड्रेनेज एग्जिट भी नहीं है। तुम्हें शक कैसे हुआ? सर जब मैं डेड बॉडी को अंदर रखवा के यहाँ से निकल रहा था तो सामने देखता हूँ कि गेट पे ताला लगा हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढता हुआ मैं यहाँ से इस तरफ आया, यहाँ नोटिस किया कि एम्बुलेंस का दरवाजा खुला हुआ है। ये दरवाजा, लाश कहाँ गई? ओह, मतलब तुम यहाँ से गेट की तरफ चल के गए, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसी दौरान किसी ने मलाई की लाश को यहाँ से गायब कर दिया। हाँ सर, और इन्होंने भी नहीं देखा मुझे। एम्बुलेंस से किसी को एक लाश ले जाते हुए देखा? नहीं सर। शायद लाश को किसी बड़े से थैले में रखा हो। हाँ? नहीं सर, ऐसा तो किसी को नहीं देखा। अच्छा, सर ये कैसे हो सकता है? कोई लाश ले गया और किसी ने देखा तक नहीं। वही तो कुछ नहीं। सर मैंने सबसे पूछा, लेकिन सबका एक ही जवाब कि किसी ने कुछ नहीं देखा। ये लोग क्यों नहीं बता रहे हैं ये तो मालूम नहीं, मगर ये सब एक प्लान है।
अगर ये गेट खुला होता तो एम्बुलेंस यहाँ गेट से बाहर चला गया होता, मगर नहीं, गेट बंद था और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। और मैं सिक्योरिटी गार्ड को देखने भी गया। एम्बुलेंस के दरवाजे के पास भी कोई नहीं था सर। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी गार्ड भी मिला हुआ है इस प्लान में। तुम यहाँ गेट पे सिक्योरिटी करते हो? जी सर। कहाँ गए? सब पानी लेने गए सर, गर्मी बहुत है। पानी लेने गए थे आधे घंटे से। सब किसी से कहिएगा मत, वो जब से मौत हुई है ना सब मालिया साहब, तब से ऑफिस जैसे बंद सा हो गया है, इसीलिए थोड़ी देर बैठ गया वहाँ। इसलिए ताकि मलय की बॉडी चुराई जा सके। चोरी हो गई साहब, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल मौके पर ही गायब हो गए थे तुम? हाँ और नहीं मैम, एक फ़ोन आ गया था, उसी को अटेंड करने गया था और थोड़ी देर बैठ गया मैं। फोन किसे? तो पता नहीं साहब, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो फ़ोन कट गया। मुझे लगा घर पे फ़ोन होगा, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करने लगा। एक मिनट, इसने तुम्हें कहा कि तुम्हारा फोन आया है, उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि किसने फोन किया था? नहीं साहब। अच्छा, तुमने पूछा क्यों नहीं उससे कि कौन बोल रहा है? सर क्योंकि इसके दोस्त और घर वाले हमेशा कॉल करते हैं, इसके लिए मैं कई बार पूछती नहीं हूँ। फोन करने वाला लड़का था या लड़की? सर लड़की थी। लड़की थी? उसने क्या बोला? जो बोला वही बताओ। हाँ, उन्होंने बोला कि महेश को बुला। महेश को बोला? महेश बोला या सिक्योरिटी गार्ड? सोच के बताओ। सॉरी सर, सिक्योरिटी गार्ड बोला था। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ सर, कहा था कि जो मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है उसे बुलाओ। सर मुझे तो लगता है कि ये रिसेप्शनिस्ट मिली हुई है, कोई फोन नहीं आया। कॉल करने वाले ने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। नहीं सचिन, ये रिसेप्शनिस्ट मिली हुई नहीं है। अगर वो फोन करने वाला इस वॉचमैन का कोई यार दोस्त होता तो ये कहता कि महेश को बुलाओ, और कॉल करने वाले ने कहा कि गेट से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। वो फोन करने वाली लड़की इसी टीवी स्टेशन में है। ये रागिनी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? देखिए भाई साहब, ये आपकी रिपोर्टर जो है रागिनी, वो अभी कहाँ होगी? कौन? रागिनी? रागिनी इस नाम का तो कोई नहीं यहाँ पर। देखिए शायद आपको मालूम नहीं होगा, आप प्लीज अपने रिकॉर्ड में चेक कीजिए। रागिनी रिपोर्टर। मैं पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता होगा तो कैसे पता होगा सर? फिर वो कौन सी रागिनी थी जिसके साथ मैं इंटरव्यू रूम में रिहर्स कर रहा था? इंटरव्यू रूम? हाँ, वो तो बंद होना चाहिए था। देखिए वो रूम खोला गया था, मैं वहाँ रागिनी के साथ इंटरव्यू के लिए रिहर्स कर रहा था। देखिए आप एक काम कीजिए, आप अपने प्रोग्रामिंग हेड मिस्टर सुधीर को अभी के अभी बुलाएं, मुझे उनसे मिलना है। ठीक है सर। थैंक्स। मिस्टर सुधीर, आपको मालूम है कि मेरा इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला था? आपका इंटरव्यू यहाँ पे? जी हाँ। नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। देखिए आपकी रिपोर्टर रागिनी ने मुझे यहाँ इंटरव्यू पे बुलाया था, कैमरा यहाँ पे लगा हुआ था, रागिनी यहाँ पे बैठी थी और मैं यहाँ पे, हमारे बीच बातचीत शुरू हो गई थी। फिर अचानक, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ना तो कोई रागिनी को जानता है और ना ही इस इंटरव्यू के बारे में। हाँ सर, रागिनी नाम की कोई रिपोर्टर नहीं है और ना ही यहाँ पे कभी काम करती थी। मैं तो खुद ताज्जुब में हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। ये सारी तैयारी अपने आप तो नहीं होगी, यहाँ पे कुछ तो होने वाला होगा ना? हाँ सर, मलाए यहाँ पे एक इंटरव्यू लेने वाला था। मलाए तो दूसरे इंटरव्यू में था, तो फिर यहाँ कौन सा इंटरव्यू? उस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद वो दूसरा इंटरव्यू यहाँ पे लेने वाला था। अच्छा, तो ये रूम खाली था, ये बात रागिनी को मालूम थी, तभी उसने ये सारा प्लान बनाया। मिस्टर सुधीर, आपके टीवी स्टेशन का ही कोई आदमी है जिसने ये बात रागिनी को बताई थी। कौन है वो? किसी पे कोई शक?
नहीं सर। कोई तो है मिस्टर सुधीर, कोई तो है। कौन? मिस्टर सुधीर, वो आदमी कहाँ है जिसने इस कमरे का दरवाजा खोला था? कहाँ है वो? उसे सब कुछ मालूम है। कहाँ है वो? पता नहीं सर। पता कैसे नहीं? सर वो यहीं बैठता है, शायद किसी काम से बाहर गया होगा। कमल नाम है उसका। कमल? मेंटेनेंस वाला आदमी मिला विवेक? नहीं सर, लेकिन उसका नाम कमल है सर। वो यहीं कहीं होना चाहिए। शायद वो भी फ्रॉड हो। सर कोई ताजुब की बात नहीं है, लेकिन वो यहीं का एम्प्लॉय लग रहा था। सर आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालता हूँ प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स विवेक, टेंशन मत लो। हाँ सचिन, तुम जाके देखो, ढूंढो उसे। आइए भाई सर। जी विवेक, तुम रागिनी को कैसे जानते हो? सर एक्चुअली रागिनी ने मुझे फोन किया एक इंटरव्यू के लिए। पिछले 2 हफ्ते से वो रिक्वेस्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा। सब एक प्लानिंग है। मतलब सर? मतलब उसने पहले मलाई का खून किया और फिर उसकी बॉडी को चुरा लिया। सर भगदड़ के बाद तो वो गायब थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही सर। अगर वो एक गुनहगार है तो उसने मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया? क्यों सर? सर ये रहा कमल। यही है वो सर। कहाँ है वो? कौन थी वो? जल्दी बता, नहीं तो। कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। सर आज सुबह इनके साथ एक लड़की आई थी यहाँ पे। हाँ कौन थी वो? सर मैं नहीं जानता। तो तुमने इंटरव्यू रूम क्यों खोला उसके लिए? सर वो तो मलय सर ने कहा था कि वो मैडम को इंटरव्यू में बिठाओ करके। मलाई ने? मलाई की मौत का फायदा उठा के अपना इल्जाम उसके सर पे तो नहीं डाल रहे हो तुम? नहीं नहीं सर। सबूत है तुम्हारे पास? सर सबूत? हाँ है सर, 1 मिनट। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये मलय सर ने खुद उस लड़के को वहां बिठाने के लिए कहा था और पूरा सेटअप करने के लिए कहा था। ये रही उनकी सिग्नेचर ही। इसका मतलब मलय रागिनी को जानता था? ये रागिनी मलाई को कैसे जानती थी? सर वो तो पता नहीं। मलय सर ने मुझे कल शाम को ही रागिनी जी से मिलवाया था और कहा था कि मैडम ऑफिस आए तो उन्हें इंटरव्यू रूम में बिठा देना। सर हो सकता है मलय भी रागिनी के साथ इस प्लान में शामिल हो। इस मलाई और रागिनी के बीच में क्या संबंध है, पहले वो पता करना चाहिए। सर मलय तो अकेला रहता था, फिर हमें यहाँ क्या मिलेगा? शायद रागिनी के बारे में कुछ पता चल जाए, शायद उसका एड्रेस मिल जाए। टीवी चल रहा है अंदर? सर अंदर आत्माएं नाच रही हैं। देखें कौन सी आत्माएं हैं। जोर से टीवी चल रहा है, फिर भी आदमी सोया पड़ा है। कुछ गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ोगे? सर गुड जॉब। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो। माय गॉड, ये तो मर गया। टीवी बंद करो। घर को अच्छी तरीके से चेक करो। नहीं कर सर।
बैठे ऐसा लग रहा है टीवी देखते देखते ही मर गया। सर हो सकता है ऐसे हार्ट अटैक आया। हो सकता है। आने के घर के अंदर कोई भी नहीं है। घर में कोई भी नहीं? नहीं सर। ये आदमी यहाँ पे अकेला है? कौन ये आदमी? एक मिनट। ये क्या है? ये क्या है? मलय? ये मलय? हाँ सर। मगर इसकी लाश यहाँ पे कैसे पहुंची? तो चुराने वाले ने यहाँ पे छोड़ दिया होगा। अरे मगर चुराया ही क्यों? ये देखो, ये सोने की चेन, घड़ी और ये अंगूठी वगैरह सब के सब वैसे के वैसे ही हैं। कुछ भी नहीं चुराया। ऊपर से इसे नकली विग, दाढ़ी और मूंछ लगा दी। बस लॉक तो बिल्कुल ठीक ठाक है। दरवाजा तोड़ने का कोई निशान नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जिसने मलय की लाश यहां रखी उसके पास इस घर की चाबी हो? चाबी से दरवाजा खोला, लाश को यहां पे रखा और चुपचाप निकल गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, खूनी यहां पे मलय की लाश रखने के लिए आया था क्या? क्यों? है कौन वो आदमी? रागिनी तो यहाँ नहीं है। रानी तो फिर कहाँ है? वो अपने घर गई है। मगर रागिनी तो यहीं पे रहती है ना? सर वो नासिक की रहने वाली है। यहाँ मैंने अपना घर उन्हें किराए पर दिया था। ओह, और कब गई वो यहाँ से? आज सुबह कुछ 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास? मलय का खून हुआ सुबह 10 बजे और ठीक 2 घंटे बाद 12 बजे वो यहाँ से भाग गई। क्या वो खून में शामिल? ये कहाँ फंसा दिया मुझे? अच्छा, रागिनी के घर वालों का नंबर तो होगा ना आपके पास? हाँ सर है, मैं अभी देता हूँ सर। घर पे फोन करके पता करो कि रागिनी वहां पहुंची है कि नहीं। यस सर। थैंक यू। रागिनी काम क्या करती है? सर वो एसी रिसर्च लैब में रिसर्चर है। एसी रिसर्च लैब, फ्रिज के ठंडा रखने की क्षमता को और बेहतर बनाने वाली कंपनी। सर, रागिनी ने फिर से झूठ बोला। वो अपने घर गई नहीं। यही उम्मीद भी थी। अब मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। यार साउंड के बोल के तो रहेगा ही। चुप रहने वालों में से तू है ही नहीं। देख, ज्यादा देर पेट में बात को छुपा के मत रख। पेट में दर्द होगा, जल्दी बता दे। पेट में मेरे दर्द नहीं होगा, तुम्हारे पेट में दर्द होगा अगर बता दिया तो। पेट दर्द की दवा है हमारे पास, तू जल्दी से बता दे। इस आदमी की मौत 2 घंटे पहले देखा, मुझे पता था। आज सुबह जैसे मैं घर से बाहर निकला ना, तो मेरे सिर के ऊपर से एक कौवा हंसते हुए गुजरा। तभी मुझे लगा कि आज का दिन मेरा बड़ा खतरनाक निकलने वाला है। अरे यार साड़ू के 2 घंटे पहले मरा ये। इस आदमी की मौत टेलीविजन स्टेशन पर हुई, सब लोगों के सामने, सबके सामने, सुबह 10 बजे, मतलब अभी से 8 घंटे पहले। देखो बॉस, एक बार अगर फॉरेंसिक साइंस ने बता दिया कि यह आदमी 2 घंटे पहले मरा है, तो इसका मतलब ये आदमी 2 घंटे पहले ही मरा। यार साउंड की ये कैसे हो सकता है? इस आदमी की लाश को चेक किया गया था टेलीविजन स्टेशन पर, और वो भी दया ने। तब इसका शरीर ठंडा पड़ा था बर्फ की तरह। अच्छा एक बात बता, इसके शरीर में से तुझे कुछ मिला? नहीं मिला तो कुछ नहीं।
यार साळुंखे, इसके अलावा टेलीविजन स्टेशन पर और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि इसके सामने जो ज्योतिषी बैठी थी तानिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। नहीं यार साळुंखे, इसके शरीर में कुछ तो था। मैं तो कहता हूँ कुछ तो है जो तुम्हें मिलना चाहिए था और जिसकी वजह से इसका शरीर ठंडा पड़ता, बिल्कुल बर्फ की तरह। तू मुझे बता साळुंखे, हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इस आदमी की मौत सुबह 10 बजे हुई, मतलब अभी से 8 घंटे पहले, और तू कह रहा है कि इसकी मौत हुई 2 घंटे पहले। तो क्या ये आदमी 8 घंटे पहले मरा और फिर जिंदा हुआ और फिर 2 घंटे पहले मरा? वैसे शरीर ठंडा हो जाने से दिल की धड़कनें तो कम हो जाती। इतनी कम हो जाती है कि ये मरा हुआ लगे? थ्योरी के हिसाब से हाँ। एक बात और, क्या? ये देखिए यहाँ इसकी गर्दन पर ये जो 2 निशान है, इंजेक्शन के निशान है बॉस। इस आदमी को यहाँ से जहरीला इंजेक्शन दिया गया है और उस जहर से ही इस आदमी की मौत हुई। यह आदमी जहर से मरा, इसे इंजेक्शन दिया गया जहर का। किसने दिया इसे जहर का इंजेक्शन? किसने? हमें रागिनी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। ये सीआईडी रागिनी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? जहाँ जहाँ गुनाह वहाँ वहाँ सीआईडी। शायद रागिनी के हाथ खून में रंगे है। खून? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वो कब से नहीं आई है काम पे नहीं आई? अरे सर, वो तो आज भी काम पे आई हुई है। आई है? कहाँ है वो? अपने लैब में। कहाँ है लैब? चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए। रागिनी के लैब का दरवाजा सर ज्यादातर बंद ही रहता है। दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। रागिनी, रागिनी दरवाजा खोलो। रागिनी। सर, रागिनी दरवाजा नहीं खुल रही है, पता नहीं क्यों। चाबी तो है ना तुम्हारे पास? जी सर। बोलो। कमरे का ठंडा क्यों है? सर, वो रागिनी ने एक ऐसा केमिकल बनाया जिससे फ्रिज को ठंडा करने की कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है, बाहर कर दो। रागिनी, रागिनी। माय गॉड। रागिनी। सर, इसकी बॉडी तो ठंडी पड़ गई, बिल्कुल बिल्कुल बर्फ की तरह। सर, ये तो मर चुकी है। ठंड की वजह से इसकी मौत हो गई। सब चीज अपनी जगह पे है। लैब के अंदर कोई और है भी नहीं, कोई हाथापाई के निशान नहीं। कहीं रागिनी ने डर के मारे आत्महत्या तो नहीं कर ली? मलय के फोन रिकॉर्ड से पता चल ही रहा है कि मलय की मौत के कुछ दिन पहले से रागिनी और मलय के बीच में काफी बातें हो रही थी। अच्छा, साळुंखे, ये जो रागिनी की लैब में से हमें केमिकल मिला, इसके बारे में क्या पता चला? बस इस केमिकल को अगर इस रूम में छोड़ दिया जाए तो इस रूम में भी बर्फ जम जाएगी। अच्छा, और अगर ये केमिकल किसी इंसान के शरीर में इंजेक्ट किया जाए तो इंसान के शरीर में बर्फ जम जाएगी। और क्या? मलय के शरीर में भी बर्फ जमी थी, मगर थोड़ी देर के बाद वो फिर से जिंदा हो गया था। ये देखो दया, इस सीरीज में ऐसी दवाई है कि शरीर के अंदर बर्फ जम भी जाए तो भी इस दवाई की वजह से उसके दिल की धड़कनें चलती रहेंगी। तो इसका मतलब है आदमी के शरीर का बर्फ पिघल गया और उसके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो आदमी फिर से जिंदा हो जाता। हाँ बॉस, मतलब साफ है कि रागिनी और मलय दोनों ने मिलकर इस केमिकल की पब्लिसिटी करने का प्लान बनाया है। मलय जब जमीन पर गिरा हुआ था उस वक्त उसे ये केमिकल इंजेक्ट किया गया ताकि उसका दिल काम करता रहे। रागिनी ने पहले से ही
भेस बदलने के लिए कपड़े, नकली मूछ और विग का इंतजाम कर रखा था, जो उसने मौका मिलते ही एम्बुलेंस के अंदर छुपा दिया। मलय को एम्बुलेंस में डालने के वक्त तक होश आ गया था और जैसे एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ वो उठा और उसने भेस बदल लिया। प्लान एकदम सही जा रहा था और उसके अनुसार वो अपने घर पहुंचा। सब कुछ कितनी आसानी से हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $105 प्रति बैरल से गिरकर $73.63 प्रति बैरल पर आ गया है, लेकिन $21 प्रति बैरल की कमी के बावजूद पेट्रोल कंपनियां तेल के दाम घटाने को तैयार नहीं है। किसी भी चैनल पर मेरे मरने की खबर क्यों नहीं दिखा रहे? 5 रुपए लीटर बढ़े थे। उस वक्त कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल थी। उनको पता ही नहीं कि मैंने क्या झेला। शरीर ठंड के मारे अकड़ने लगा था और इतना दर्द, मौत के मुंह से बाहर आया हूं। जरा संभल के हैं। और वहां पे रागिनी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और उसने मलय को वो जहर वाला इंजेक्शन दे दिया। हाँ, लेकिन मलय का खून रागिनी ने नहीं किया है। उसने खुद फोन करके विवेक को टेलीविजन स्टेशन पे बुलाया था, क्योंकि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। एक सीआईडी ऑफिसर के सामने ऐसा कुछ हो जाए तो बात बहुत बढ़ जाती है। सर, अगर रागिनी खूनी नहीं है तो फिर खूनी कौन है? विवेक, एक बात बता सर, मलय के गिरने के वक्त रागिनी कहाँ थी? सर, रागिनी वहां सेट पे नहीं थी, वो कॉरिडोर में ही रुक गई, क्योंकि एम्बुलेंस में उसे वो कपड़े रखने थे। मगर सर, मलय का दिल चलता रहे उसके लिए उसे इंजेक्शन तो देना ही था। तो इंजेक्शन किसने दिया? विवेक को इंजेक्शन उसी ने दिया जिसे रागिनी और मलय ने अपने प्लान में शामिल कर रखा था। और वो उस वक्त सेट पर था। हाँ दया, समझ गए ना खूनी कौन है? नमस्ते। आप? तानिया जी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, पर इतनी सी बात पूछने के लिए आप यहाँ फोन कर दिया होता। फोन पे भविष्य कैसे पूछ सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी नहीं, हमने सोचा कि जिस मुसीबत में हम लोग फंसे हुए हैं तो उसमें से आप ही हमें बाहर निकाल सकती हैं। मैं? हाँ हाँ, आपको सबका भविष्य मालूम है, तो प्लीज आपको ये भी मालूम होगा कि रागिनी और मलय का खूनी कौन? मुझे कैसे पता होगा? देखिए तानिया जी, अब हम लोग तो हार गए, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब आपकी ज्योतिष विद्या फेल? क्यों फेल? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपको ज्योतिष का कोई ज्ञान ही नहीं है। आपको केमिकल्स वगैरह के बारे में मालूम है बस। क्या तानिया जी, आपने दिल तोड़ दिया हम लोगों का। मतलब ये तानिया जी कि आप ज्योतिष वगैरह छोड़ के केमिकल्स के पीछे क्यों पड़ गई? वो ये रागिनी के कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिस्ट में एक नाम मिला है। पूरी जरा ने देखा ना, देखे ये पहचानती है या नहीं? इस लड़की को पहचानती हो?
क्या हुआ? फोटो पहचानने में प्रॉब्लम हो रही? हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। ये आप ही की फोटो है और आप उस केमिकल बनाने वाली कंपनी में काम करती हैं, है ना? हाँ, मैं उस कंपनी में काम करती हूँ। और मलय और रागिनी के प्लान में तुम भी मिली हुई थी। उनकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओह, तो मलय के मौत के दिन तुम उसके घर नहीं गई थी? हाँ? नहीं। मगर तुम्हारा मोबाइल फोन बता रहा था कि उस वक्त तुम उसी एरिया में थे। या नहीं? थी। खूनी जब भागने की कोशिश करता है ना, तो उसका एक ही इलाज है। हाँ, मैंने ही उसे मारा था। मैंने ही मलय को मारा था, वो जहर वाला इंजेक्शन देके उसके घर पर। और उस बेचारे को शक भी नहीं हुआ क्योंकि तुम तो उसके प्लान में पहले से ही शामिल थी, है ना? हाँ, मैंने ही उसे कहा था कि वो इंजेक्शन से ज्यादा बेटर फील करेगा। रागिनी को कैसे मारा? उस दिन लैब में मैं उसी के साथ थी और मैंने केमिकल का कंटेनर खोल दिया और कमरे से बाहर चली गई। उस केमिकल ने फौरन उस लैब को ठंडा कर दिया। मगर उसका खून क्यों किया? उस केमिकल की वजह से। केमिकल की वजह से? उसने और मैंने मिलके वो केमिकल बनाया था, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड मलय के साथ मिलके वो सारा क्रेडिट ले गई, मेरा नाम तक भी नहीं लिया। और बदला लेने के लिए तुमने उन दोनों का खून कर दिया। लेकिन क्या फायदा हुआ? अब सारी जिंदगी तुम्हें जेल में काटनी पड़ेगी अगर फांसी नहीं हुई तो। खुशियां ही खुशियां। ढेर सारी खुशियां चारों तरफ, पर ये खुशियां आएंगी कब, ये नहीं जानती। मेरा शीशा रोज मुझसे ये कहता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। इतनी सारी खुशियां आएंगी। अरे नथु, कहाँ जा रहे हो? इतने बड़े बड़े दूध के डब्बे लेके यात्रा पे तो नहीं जा रहा हूँ, अरे दूध देने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, ज्यादा वक्त मत लगाना। हाँ। जा। ये आवाज? कोई बचाओ! ए, कौन है वहाँ? अरे कोई बचाओ उस लड़की को! ये क्या हो गया? पता नहीं, इस लड़की ने इसे। ये तो वही अनुष्का मैडम है जिनके यहाँ दूध देने जा रहे थे। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। मैंने ही कॉल किया था सर आपको। सर ये अनुष्का मैडम है, 9वें वाले में रहती है इसी बिल्डिंग पे। हटिए प्लीज, क्लास से दूर खड़े रहिए। सर, जब भी किसी लाश का कुचला हुआ चेहरा देखता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते सर। तो इसका मतलब है तुम में अभी भी इंसानियत बाकी है। जिस तरह इसका चेहरा और लगता है ये लड़की सीधे सर के बल नीचे गिरी है।
मैक्सिमम इम्पैक्ट सर के बल हुआ है। कहीं धक्का तो नहीं दिया इसे? बड़ी कह नहीं सकते। ये लड़की यहाँ रहती है 9वें माले पे। अगर किसी ने यहाँ से धक्का दिया होता तो इसकी लाश और आगे यहाँ गिरनी चाहिए थी, मगर ये लाश बिल्डिंग के काफी नजदीक गिरी है। मतलब श्रुति को किसी ने धक्का नहीं दिया? बिल्डिंग से जितनी दूर ये लाश गिरी है उससे तो ऐसे ही लगता है कि ये खुद बालकनी से नीचे कूदी है। शायद ये आत्महत्या ही है। हाथों पे, गले पे, शरीर पे कहीं भी खरोच वगैरह का निशान नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि कोई हाथापाई हुई है या फिर किसी ने ऊपर से इसे धक्का दिया है। बालकनी में चल के देखते हैं वहां पे इतनी जगह है क्या कि कोई उससे वहां से धक्का दे सके। तुम ये खड़े रहो। जी। अनुष्का यहाँ से गिरी है। कमरे की हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि अनुष्का के साथ किसी की हाथापाई हुई हो। सारे सबूत आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कोई ये चाहता हो कि हम इसे खून समझे? हो सकता है। एक काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। जल्दी। सर। अनुष्का का मोबाइल। सर ये देखिए, अनुष्का का ऑफिस का आई कार्ड। अनुष्का बैंक में काम करती थी। जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे ऐसे लग रहा था कि वो ऑफिस जाने वाली थी। सर लिफाफा मिला है। क्या? इसमें क्लब लेगर्स का पास है। शायद ये अनुष्का इस क्लब में जाती हो सकता है। अनुष्का का मोबाइल पानी से गिरा हुआ था। एक मिनट, आखिरी कॉल आज सुबह 8:15 बजे आया था। अरे अनुष्का की मौत भी तो 8:15 से 8:20 के बीच में हुई थी। ये फोन कॉल जिम्मेदार तो नहीं है उसकी मौत का? हेलो, ये कहाँ का नंबर है? पीसीओ बूथ का? कहाँ ये पीसीओ? यूसीएम रोड पे। ठीक है, थैंक यू। इस फोन बूथ पे चल के पता करते हैं कि अनुष्का को ये फोन कॉल किसने किया था। कभी कभी एक डिटेक्टिव का दिमाग सच्चाई मानने से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि जो सामने दिखता है वही सच है, और फिर उसके दिमाग में लड़ाई शुरू होने लगती है कि क्या जो सामने दिख रहा है वो सच है या फिर जो नहीं दिख रहा है वो सच है। मतलब सर ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये खून है या फिर आत्महत्या। सचिन, जहां पर हमें अनुष्का की लाश मिली वहां से पता चलता है कि वो एक आत्महत्या है, लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि वो खून नहीं है। खून भी हो सकता है। पर सर खून करने के लिए तो खूनी का होना जरूरी, लेकिन अनुष्का के घर से खूनी की मौजूदगी के कोई भी निशान नहीं। वही तो, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अनुष्का के शरीर में कोई नशा नहीं था किसी दवाई की वजह से। सर अनुष्का को जो फोन आया था मरने से पहले? हाँ, 15 सेकंड पहले बात की उसने। किसके साथ बात की अनुष्का ने? कुछ पता लगा है तुमने? सर जिस पीसीओ से फोन आया था उस पीसीओ के मालिक की याददाश्त कमजोर है सर। उसे पता ही नहीं कि फोन किसने किया था। चलो कोई बात नहीं। अनुष्का के घर से और कुछ मिला? हाँ सर, ये बिल मिला है ज्वेलरी शॉप का। तो ये बिल पहले क्यों नहीं मिला फ्रेडी? सर ये बिल ड्रॉअर के कोने में अटका हुआ था, इसलिए पहले नहीं दिखा। सोने की अंगूठी 2 दिन बाद मिलने वाली थी। कहीं ये शादी वादी का चक्कर तो नहीं? सर आइए प्लीज। सर ये भारती जी, अनुष्का की माँ। अनुष्का मेरी इकलौती बेटे थी, भगवान ने ऐसा क्यों किया? उससे मेरे बेटे ही छीन लिए। भारती जी संभालिए अपने आप, शांत हो जाइए। आइए आप बैठिए। आइए आइए प्लीज, आइए बैठिए। लीजिए। जब भारती जी ये बताइए कि
अनुष्का को किसी बात की चिंता थी जिसकी वजह से ये सब? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसे ऐसा कोई गम होता तो वो मुझसे कभी नहीं छिपाती। अनुष्का का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था ना? एक भोली भाली लड़की की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, आपकी अनुष्का के साथ फोन पर अक्सर बात भी तो होती होंगी? हर रोज होती थी। उसने कभी कुछ बताया आपको? उसने मुझे बताया था कि उसकी जिंदगी कोई नया मोड़ लेने वाली है। कैसा मोड़? वो तो बताया नहीं, कह रही थी सरप्राइज है। और जिस दिन ये सरप्राइज पे से पर्दा उठाएगी वो दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। तो क्या कोई शादी वादी की बात थी क्या? वो तो बताया नहीं सर, बताने से पहले ही। ये एक ज्वेलरी शॉप का बिल मिला है हमें अनुष्का के घर से, सोने की अंगूठी का। सोने की अंगूठी? वो तो कभी भी सोना खरीदती नहीं थी। तो हो सकता है किसी को देने के लिए बनवाई हो। सोने की अंगूठी? ये भी हो सकता है कि शायद वो किसी लड़के को देना चाहती हो। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। मैंने कई बार अनुष्का से कहा कि शादी कर ले, लेकिन वो हमेशा मेरी बात टाल देती थी। हो सकता है यही सरप्राइज आपको देना चाहती थी। सचिन, ज्वेलरी शॉप से पता लगा। देखो, इस सोने की अंगूठी की ऑर्डर देने के लिए अनुष्का के साथ उस शॉप में कोई और भी गया था क्या? आइए सर, बताइए क्या दिखाऊं आपको? हम लोग सीआईडी से, और हम कुछ देखने नहीं बल्कि आपको कुछ दिखाने आए। ये रिसीट आप ही की ज्वेलरी शॉप की है ना? जी सर। तो क्या इस रिसीट पर जिस अंगूठी का ऑर्डर दिया गया है वो अंगूठी आप हमें दिखा सकते हैं? जी सर। ये रही वो अंगूठी सर। ओह, तो ये है वो अंगूठी जिसकी अनुष्का ने ऑर्डर दी रखी थी? जी सर। करीब 2-2.5 घंटे तक वो यहाँ बैठी रही और तब जाकर उन्होंने ये डिजाइन चूज किया था। अच्छा, ये अंगूठी किसी लड़के के लिए बनाई है ना? जी सर, उन्होंने ये अंगूठी अपने मंगेतर के लिए बनवाई थी। मंगेतर के लिए? जी। तो क्या वो मंगेतर भी आया था उसके साथ? नहीं सर, वो तो नहीं आया है। तो अकेली आई थी अनुष्का? नहीं सर, उनके साथ एक लड़की थी, शायद उनकी सहेली हो। सहेली? क्या सहेली का नाम जानते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि शायद दोनों जब बात करती होंगी तब आपने सुना हो। सर, उस लड़की ने अपना नाम और नंबर खुद लिखवाया था। खुद अपना नाम और नंबर लिखवाया था? क्यों? सर, उन्होंने कहा कि अनुष्का का नंबर ना लगे तो मैं उन्हें फोन करूं। ओह, तो क्या उस सहेली का नाम और नंबर हम देख सकते हैं? एक्सक्यूज मी, ये बैंक के मैनेजर कहाँ है? जी, मैं हूँ यहाँ का बैंक का मैनेजर। देखिए भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ बैंक में? आपके बैंक में एक एम्प्लॉय थी अनुष्का नाम की। जी सर, वो यहाँ पर कैशियर थी। क्या हुआ सर? एक्चुअली उसका खून हो गया है। व्हाट? अनुष्का का खून हो गया? कैसे सर? बिल्डिंग से नीचे गिर के। हे भगवान, 1 महीने से मैं उससे मिला नहीं। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। आपने उसे निकाला था? क्यों? सर, वो बैंक से पैसे चोरी करेगी तो मैं उसके गले में माला तो नहीं डालूंगा ना। वो खुद तो डूबने वाली थी, साथ में मुझे भी डुबाने वाली थी। पूरे 1 लाख रुपए खा गई थी वो। 1 लाख रुपए? जी सर, 1 लाख रुपए। लेकिन अनुष्का तो काफी अच्छे घर की लड़की थी। वही तो सर, अच्छे घर की होने के बावजूद भी उसने ऐसा काम किया। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? सर, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और बिना सबूत के मैं पुलिस के पास क्या मुंह लेके जाता सर? पुलिस को दिखाने के लिए आपके पास मुंह नहीं था और बिना सबूत के आपने अनुष्का को नौकरी से निकाल दिया। देखिए सर, जब बैंक से पैसे गायब होते हैं तो कभी ना कभी पता चल जाता है। कोई लोग पैसा हाथ से उठा के लेके जाते हैं और कभी कोई चुपके से हवा कर देता है। अगर उसने यहाँ से पैसा चुराया है तो फिर ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसमें तो दिख जाएगा ना? हाँ सर, ये कैमरा 24 घंटा चालू रहता है। हमें उस दिन की फुटेज दिखाइए जिस दिन बैंक में चोरी हुई थी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अनुष्का मुझे छोड़ के चली गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरे साथ कोई खेल खेल रहा हो।
जब भी दरवाजे की घंटी बजती है तो लगता है दरवाजे के बाहर अनुष्का ही खड़ी होगी। अनुष्का से दोबारा ना मिल पाने का ख्याल ही मुझे खाए जा रहा है। देखो जानवी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। ये बात सच है कि जब भी कोई अपना करीबी अचानक बेवजह मारा जाए तो उसका दर्द सहना मुश्किल है, लेकिन क्या करें, जिंदगी है ही ऐसी। लगता है आप काफी अच्छी दोस्त थी अनुष्का की। हम दोनों कॉलेज के दिनों से बहुत अच्छी सहेलियां थी। वो अपना हर सुख दुख मुझे बताया करती थी। तो फिर जानवी, अनुष्का ने तुम्हें ये भी तो बताया होगा कि वो किसके साथ शादी कर रही है। शादी? शादी क्यों? तुम तो गई थी ना उसके साथ अनुष्का की एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए। पर उसने मुझे अपने मंगेतर से नहीं मिलवाया था। कहा था सरप्राइज है, वक्त आने पर मिलवाएगी। मगर उसका नाम हम तो बताया होगा, या तो फिर वो कहाँ रहता है या उसका टेलीफोन नंबर वगैरह। हाँ, उसका नाम राहुल है। राहुल? मुझे इतना ही पता है। इसे एक बात बताओ, ये अनुष्का राहुल से मिली कैसे? अनुष्का को इंटरनेट पे चैटिंग करने का बहुत शौक था। राहुल से भी वो इंटरनेट पे ही मिली थी। इंटरनेट पे? अनुष्का राहुल से इंटरनेट पर मिली थी? तो फिर अनुष्का के कंप्यूटर से हम राहुल तक पहुंच सकते हैं। सब कुछ तो ठीक ठाक लग रहा है। नहीं सचिन, कुछ तो है जो हमारी नजरों से छुप रहा है। कुछ तो है। लेकिन सर ऐसा क्या हो सकता है? हमने तो लंच ब्रेक की फुटेज भी देख ली, उसमें तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। नहीं, वो लंच टाइम में ऐसा काम नहीं करेगी, क्योंकि उस वक्त लोगों का शक उस पर जा सकता है। वो ऐसा काम तभी करेगी जब बैंक में काफी भीड़ भाड़ हो और सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो। बैंक में सबसे ज्यादा भीड़ कब रहती है? सर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। ठीक है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक की फुटेज जरा फिर से चलाइएगा। ये देखा सचिन? कैसा? 1 मिनट, ये जरा स्टॉप करें, स्टॉप। जरा इसको पीछे। हाँ, अभी प्ले करिए। बस रोके, स्टॉप। इसके हाथ पे जूम करिए। अभी प्ले करिए। क्या ये आदमी इसे स्लिप नहीं दे रहा है, 100 रुपए का नोट दे रहा है। उसने अनुष्का को 100 का नोट दिया और उसके बदले में उसने 1 लाख रुपए दिए उसे। अब जरा स्लोली जूम आउट करिएगा और क्लिक करिए। लेकिन इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं सचिन, इसकी जैकेट और दाढ़ी दिख रही है ना, और ये आदमी करीब 5 फीट 5 इंच के करीब होगा। ये आदमी ही वो चाबी है जिससे हम इस केस के सारे ताले खोल सकते हैं। ओहो, कौन आ गया इस वक्त? आ रहा हूं बाबा। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी मुझसे मिलने क्यों आई? अनुष्का का खून हो गया है। क्या? अनुष्का का खून हो गया? हाँ, अनुष्का का खून हो गया। लेकिन ये सब कैसे हो सर? तो एक लंबी कहानी है राहुल, मगर हमें शक है कि अनुष्का का खून तुमने किया है। क्या सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ। अनुष्का से मैं बहुत प्यार करता था सर, बहुत प्यार। अब से उसकी मौत की खबर सुनकर मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लग गई है सर। मुझे जीने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा है। और आप लोग कह रहे हैं कि अनुष्का को मैंने मारा है। ये सब डायलॉग बोलने में और सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि तुम्हारे और अनुष्का के बीच में कंप्यूटर पे जो चैटिंग चलती थी ना, वो चैट्स हमने पढ़ लिए। चैट्स? जी हाँ, चैट्स। पिछले कुछ दिनों से आपका झगड़ा हो रहा था ना अनुष्का के साथ? जी हाँ सर, क्योंकि वो चाहते थे कि
शादी के बाद हम अलग रहे। अब आप ही बताइए सर, बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ देना अच्छी बात है क्या? हो सकता है इसी वजह से तुमने अनुष्का को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया। यानी अनुष्का की मौत बिल्डिंग से नीचे गिरकर हुई है? हाँ। अनुष्का मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा थी सर, वही मेरी जीने की वजह थी। लगता है राहुल जी को फिल्में देखने का बड़ा शौक है, एक के बाद एक डायलॉग मारे जा रहे हैं। ये डायलॉग नहीं है सर, ये डायलॉग नहीं, ये मेरी दिल की भावना है। मैं तो अपनी शादी की प्लानिंग कर रहा था। सर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? एक मिनट। ये देखिए सर, ये हमारी शादी का कार्ड और ये दुबई की 2 टिकटें। शादी के बाद हम घूमने जाने वाले थे। क्या ये देखकर आपको अभी भी यही लगता है कि मैं अपने होने वाली बीवी का खून करूंगा? शादी का कार्ड छपवाने से और दुबई की एयर टिकट खरीदने से यह साबित नहीं होता राहुल जी कि अनुष्का का खून तुमने नहीं किया है। ये बताओ, जब अनुष्का की मौत हुई तब तुम कहाँ थे? वो सर मैं पुणे गया था एक सेमिनार अटेंड करने के लिए। अब थोड़ी देर पहले लौटा हूँ सर। और ये सेमिनार कहाँ था? होटल कंफर्ट पैलेस में। ओहो, होटल कंफर्ट पैलेस। जी सर। रेडी? मैं समझ गया सर, मुझे क्या करना है? सर ये क्या करने वाले हैं सर? कुछ खास नहीं, बस इस होटल कंफर्ट पैलेस में जाकर पूछताछ करेंगे कि वहां पर क्या मिस्टर राहुल कंफर्ट में थे या नहीं। तो मेरा शक बिल्कुल पक्का हो गया है सर, अनुष्का का खूनी राहुल ही है सर। हाँ सचिन, वैसे देखा जाए तो राहुल की हाइट भी 5 फुट 5 इंच है और जिस आदमी ने अनुष्का से बैंक में पैसे लिए थे उसकी हाइट भी लगभग 5 फुट 5 इंच ही थी। हाँ सर, मगर एक फर्क है सर। क्या? वो बैंक वाले आदमी की दाढ़ी थी और राहुल की दाढ़ी नहीं। तो हो सकता है नकली दाढ़ी लगाकर आया हो वो। सर होटल कंफर्ट पैलेस से आ रहा हूँ। पता चला है कि जब अनुष्का की मौत हुई तब राहुल वाकई में वहीं पे था, सेमिनार अटेंड कर रहा था। मतलब राहुल खूनी नहीं है? नहीं। एक बात बताओ, जब इस अनुष्का ने बैंक में हेरा फेरी की तब राहुल कहां पर था? सर उस दिन भी राहुल सुबह के 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक एक सेमिनार में ही बिजी था। उस दिन भी वो सेमिनार में ही बिजी था? यस सर। ये अजीब बात है, जब भी कोई गुनाह होता तब ये राहुल किसी न किसी सेमिनार में बिजी होता है। सर ये भी तो हो सकता है कि ये सारे गुनाह कोई राहुल के कहने पे कर रहा हो और ये गुनाह उसी वक्त करता है जिस वक्त राहुल किसी मीटिंग या सेमिनार में बिजी होता है, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। इसे भी प्रद्युमन क्या एक और मामला उसी सोसाइटी में? एक ही दिन में 2 मौत, उसी बिल्डिंग में, उसी तरीके से। वो क्या रहे यहाँ पे? क्या बताएं साहब, हमारी हंसती खेलती बिल्डिंग को किसी की नजर लग गई है। किसी खूनी की नजर? वो जवान लड़कियों को अपना निशाना बना रहा है। 10वें माले के ऊपर रहती है क्या? जी साहब, 13वें माले पे रहती थी। अनुष्का से भी बुरी तरह से कुचला गया है। देख के लग रहा है कि ये ऊपर वाले माले पे रहती है। सर रिचा की लाश भी बिल्डिंग के काफी करीब लग कर गिरी है, इसका मतलब इसने भी खुद ही छलांग लगाई है। रेडी? ठीक है, इस रिचा के फ्लैट में जाके चेक करो। सर रिचा से आखिरी बार मिलने कौन आया है? रिचा मैडम से भी इन दिनों कोई भी मिलने नहीं आया। रिचा अकेली रहती थी? जी साहब। ये अनुष्का मैडम और रिचा आपस में सहेली थे क्या? नहीं साहब। ये तो इन्हीं दोनों को निशाना बनाया गया है। रिचा, रिचा, रिचा। आप? ये नेहा जी है, रिचा मैडम की पड़ोसन। सिर्फ पड़ोसन ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी सहेली भी थी रिचा। क्यों किया होगा आत्महत्या इसने? ये आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? रिचा आत्महत्या कर ही नहीं सकती, वो तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसने मुझसे कहा था कि उसे जिंदगी से जो भी चाहिए वो उसे सब मिल गया है। मैं मान ही नहीं सकती कि उसने आत्महत्या की है। आपको किसी पे शक है? कौन हो सकता है रिचा की मौत के पीछे? वो रिचा का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। सर ये देखिए सर, रिचा के मोबाइल फोन पे उसी टेलीफोन बूथ से किसी ने कॉल किया। सिर्फ इतना ही नहीं है सर, रिचा के साथ भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ है जैसा अनुष्का के साथ हुआ था। और ये क्लब लेकर्स का पास, ये ऐसा ही बात हमें अनुष्का के घर में से मिला था। कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं?
जो इसी बिल्डिंग में रहने वाली जवान लड़कियों को अपना निशाना बना रहा हूँ। पहले अनुष्का, उसके बाद में वो लड़की रीचा। दोनों की दोनों लड़कियां एक के बाद एक बिल्डिंग से छलांग लगाकर कूदती है और मर जाती। क्यों कूदी वो? क्यों कूद कर मर गई? समझ में नहीं आता क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में। कुछ तो संबंध होना ही चाहिए। दोनों की ही मौत ऊपर से कूदने से हुई है। तो मैंने कब कहा नीचे से ऊपर कूदने से हुई है? मैं ये कह रहा था कि दोनों का ही आत्महत्या का तरीका एक जैसा है। किसने कहा आत्महत्या की है? मैंने कहा? किसी ने नहीं। सॉरी सर, दोनों को ही फोन आए थे पीसीओ से, एक ही पीसीओ से। एक ही पीसीओ से दोनों को फोन आते हैं और फोन आने के बाद में दोनों छलांग लगाकर कूद कर मर जाती है। क्यों? क्यों छलांग लगाती है? सर, दोनों की फोरेंसिक रिपोर्ट भी एक जैसी है। नो अल्कोहल, नो ड्रग्स। वही तो, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स। फिर भी कुछ तो है, कुछ तो है इन दोनों की जिंदगी में जो इन दोनों को जोड़ रहा है। सर, एक दूसरे से कभी बात भी नहीं की थी उन्होंने। एक दूसरे से कभी बात भी नहीं की, एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। फिर भी लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है वो एक्स फैक्टर। सर, वो लेकर्स क्लब के पासेस जो अनुष्का और ऋचा दोनों के घर से मिले थे। हाँ, वो लेकर्स क्लब के डिस्को के पासेस। और ये दोनों भी लड़कियां उस लेकर्स क्लब के डिस्को में जाती थी। दोनों भी लड़कियां। सर, दोनों अकेली रहती थी और दोनों के फैमिलीज भी यहाँ पे नहीं थे। और सर, अनुष्का और ऋचा दोनों की ही फैमिलीज मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। दोनों अकेली रहती थी, दोनों एक दूसरे को जानती नहीं थी, दोनों मिडिल क्लास फैमिली की थी और दोनों उस लेकर्स क्लब के डिस्को में भी जाती थी। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, मगर क्या क्या हो सकता है कनेक्शन? एक काम करो, इस रीचा के बारे में पूरी पूछताछ करो, पूरी पूछताछ करो। पता लगा उसने बैंक में से कितने पैसे निकाले और कहां ये पैसे उड़ाए। तो क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? मैनेजर साहब, जरा ये अकाउंट नंबर देखिए। ये किसी ऋचा एम नाम की लड़की का है क्या? जी हाँ सर, ये अकाउंट नंबर ऋचा का ही है। बड़े खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया ये केस। इस अकाउंट से ऋचा ने पैसे निकाले? एक मिनट, कितना पैसा निकाला? क्या हुआ? कितना कितना पैसा निकाला? 2 लाख रुपए। लगातार एटीएम से पैसे निकाल रही है ये। है नहीं मैनेजर साहब, थी इस ऋचा का खून हो गया है। क्या खून हो गया? जी हाँ। ये किस एटीएम से पैसे निकाल रही थी? एमडी रोड से एक ही एटीएम से निकाल रही थी ये पैसे। सर, कमाल की बात है, ऋचा जिस सोसाइटी में रह रही थी वो शहर की एक तरफ है और जिस एटीएम से पैसे निकाल रही थी वो शहर की दूसरी तरफ, उसके घर से इतनी दूर। ये बात तो है। अच्छा, इसने सिर्फ पैसे निकाले या किसी को पैसे दिए भी हैं? हाल ही में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? हाँ, हाल ही का ट्रांजैक्शन एक टैक्सी सर्विस एजेंसी में हुआ था। टैक्सी सर्विस? हाँ, टैक्सी सर्विस, व्हील्स टैक्सी सर्विस। व्हील्स टैक्सी सर्विस। रेडी? देखो जरा कोई मिलता है। एक्सक्यूज मी सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सर हमारे डिस्को में सिर्फ कपल्स आ सकते हैं, सिंगल लोग नहीं। अच्छा, तो उस लड़की को क्यों जाने दिया? क्योंकि सर सिंगल लड़कियां जा सकती हैं लेकिन सिंगल लड़के नहीं। अरे वाह, हम मर्दों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि सर सिंगल लड़कियां अंदर जाके हल्ला गुल्ला नहीं करती हैं, कोई झगड़ा वगैरह नहीं करती हैं। पर आप जैसे सिंगल लोग तो। हम लोग क्या हल्ला गुल्ला या झगड़ा करने वाले लगते हैं? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर ऐसे ही हम किसी के लिए अपने रूल्स नहीं तोड़ सकते। सीआईडी के लिए भी नहीं? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। आई एम वेरी सॉरी सर, पर अगर आप पहले बता देते तो। खैर, मैं नवनीत यहाँ का मैनेजर। वैसे आप लोग किस लिए आए हैं? अनुष्का और ऋचा के बारे में पूछताछ करने के लिए। अनुष्का और ऋचा? जी हाँ, शायद वो दोनों आपके स्पेशल गेस्ट हैं। जी बिल्कुल, वो दोनों अक्सर हमारे यहाँ पार्टी करने के लिए आती रहती हैं, पर आज तो वो दोनों यहाँ नहीं आई हैं। आगे कभी आएंगी भी नहीं। क्यों सर, उन दोनों ने कुछ गलत किया है? नहीं देखो नवनीत, ये बात नहीं है। तुम सिर्फ इतना बताओ कि ये दोनों क्या अकेली ही यहाँ पर आती थी या कोई साथ में भी होता था उनके साथ? सर, जहाँ तक मुझे याद है अनुष्का तो अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ आती है, पर ऋचा तो हमेशा अकेली आती है। क्या ये एक दूसरे को जानती थी? कभी एक दूसरे से बातें करती थी? सर, मैंने तो उन दोनों को कभी आपस में बातचीत करते हुए नहीं देखा। आखिरी बार कब आई? आखिरी बार यही कोई 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ एक स्पेशल पार्टी थी। स्पेशल पार्टी? जी सर, दरअसल वो दोनों लड़कियां हमारे स्पेशल गेस्ट की लिस्ट में, इसलिए हमारे यहाँ जब भी कोई खास पार्टी होती है तो हम हमारे स्पेशल गेस्ट को इस तरह के स्पेशल इनविटेशन पास। स्पेशल पार्टी के लिए स्पेशल इनविटेशन स्पेशल गेस्ट के लिए, तो उन स्पेशल गेस्ट की
लिस्ट भी होगी तुम्हारे पास? हाँ सर है, मगर वो तो रॉबी के पास है। कौन है ये रॉबी? बुलाओ उसे। सर रॉबी तो अभी तक आया नहीं है। तो फिर वो जहां पर भी है फोन करो उसे, उससे कहो कि सारा काम छोड़कर अभी इसी वक्त यहाँ आ जाए। जी जी सर। और उसे ये मत बताना कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। अरे भाई टैक्सी आपकी बिल्डिंग तक आ रही है। अरे पहुंच जाएगी, टाइम पे पहुंचेगी, मैं कह रहा हूँ ना। टाइम पे पहुंचेगी, फिक्र मत। एक कहिए सर, कहाँ के लिए चाहिए आपको टैक्सी? नहीं, टैक्सी नहीं चाहिए हमें। ये बताइए कि हाल ही में आपके यहाँ से रिचा एम नाम की लड़की ने टैक्सी बुक की थी क्या? एक मिनट सर। हाँ सर, रिचा एम नाम की लड़की ने 2 दिन पहले हमारे यहाँ से टैक्सी बुक की थी। उसने एमपी रोड से तिलक मार्केट रोड तक बुक की थी। सर पूरे 7 किलोमीटर तक गई थी। कौन सा ड्राइवर लेके गया था? सर तालगुन। तालगुन? आसपास है तो बुलाइए जरा। एक मिनट सर। बिट्टू, तालगुन है आसपास? है? जरा केबिन में भेजना जल्दी। सर अभी आ रहा हूं। सर तालगुन। जी साहब, आपने बुलाया? तालगुन ये बताओ, 2 दिन पहले यानी 25 तारीख को रिचा नाम की एक लड़की को तिलक मार्केट ले गए थे एमवी रोड से? रिचा तिलक मार्केट? जी हाँ साहब। तो रास्ते में वो किसी से मिली थी क्या, या फिर गाड़ी के अंदर किसी से फोन पे बात कर रही हो कुछ? नहीं साहब, फोन पर बात करते हुए मैंने नहीं सुना साहब। रास्ते पर चुपचाप बैठी थी और ना ही किसी मिली थी। अच्छा, कुछ घबराई हुई थी क्या? घबराई हुई तो नहीं लग रही थी साहब, लेकिन हाँ साहब, तिलक मार्केट जैसे हम पहुंचे किसी को ढूंढने लगी थी। ढूंढने लगी थी? अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। सर पैसे तो उसने तिलक मार्केट में किसी को दे दिए होंगे। मुझे लग रहा है सचिन, जिससे वो मार्केट में मिली थी वही उसका खूनी है। और कितनी देर लगेगी रॉबी को आने में? कभी भी आ सकता है सर। और वैसे आपने बताया नहीं कि बात क्या है? बात बहुत सीरियस है नवनीत। रिचा और अनुष्का दोनों के खून हो गए। खून? व्हाट? खून? अरे रॉबी तुम आ गए? सर आप? ये लोग सीआईडी से? सीआईडी? ये सब कैसे हो गया? I mean, रिचा और अनुष्का तो दोनों बहुत ही अच्छी लड़कियां थी। हाँ ये तो हमें भी पता है कि बहुत अच्छी लड़कियां थी, एक ही सोसाइटी में रहती थी और जिंदगी के साथ खुश भी थी। और उनके घरों में से हमें ये तुम्हारे इस क्लब का स्पेशल इनविटेशन कार्ड भी मिला है। हमारे क्लब का स्पेशल इनविटेशन पास? हाँ, जो तुम लोग स्पेशल गेस्ट को भेजते हो स्पेशल पार्टी में बुलाने के लिए, है ना? हाँ मगर सर इस पास से इन दोनों के खून का क्या संबंध है? वही पता लगाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। वो स्पेशल गेस्ट की लिस्ट चाहिए हमें। सर वो हमारे स्पेशल गेस्ट सारे जाने माने लोग हैं और उनमें से कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला हम करेंगे, समझे? वो लिस्ट दे दो हमें अभी इसी वक्त। सर ये रिचा 2 लाख रुपए निकाल के एमवी रोड के एटीएम से सीधा वहां से टैक्सी पकड़ के तिलक मार्केट गई, जहां पे वो किसी को ढूंढ रही थी। शायद हो सकता है वो आदमी जो उसके खून में शामिल है। सचिन, जरूर उस तिलक मार्केट एरिया में कोई ऐसा आदमी है जिसने इस रिचा को अपनी जाल में फंसाया है और उसके पैसे ऐंठ लिए और फिर उस बेचारी की जिंदगी नरक में बदल दी। सर, लेकर्स क्लब की स्पेशल कस्टमर्स की लिस्ट में एक ऐसा आदमी मिला है जो तिलक मार्केट में रहता है। देखा, मैंने कहा था ना। नाम क्या है इस लेकर्स क्लब के स्पेशल गेस्ट का? मनीष। मनीष। लेकर्स क्लब डिस्को इस मनीष से डिस्को डांस करवाते हैं। मनीष, मनीष, तो लगता है ये मनीष भाग गया। हम लोग के आने की खबर से पहले से लग गई थी। अरे भाग के जाएगा कहां वो? ढूंढो उसे। देखो कहीं तो चुप के बैठा होगा। मनीष, मनीष, मनीष। गले में निशान है। इस निशान को देख के लगता है कि मनीष ने खुद अपने आप को फांसी लगा ली है। सर बॉडी पे स्क्रैचेस या किसी भी स्ट्रगल के निशान नहीं है। वही तो, पलटाओ जरा इसे। इस केस ने खून और आत्महत्या दोनों का फर्क ही मिटा दिया है। इन तीनों लाशों को देख के तो लगता है कि ये आत्महत्या है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं है। दिल कहता है कि ये तीनों के तीनों
खून है खून। किसी चालाक खूनी ने ये खून किए। पर सर अगर ऋचा और अनुष्का का खून पैसे के लिए हुआ है तो फिर मनीष को क्यों मारा? शायद आत्महत्या ही की हो मनीष ने। हाँ सर, कई बार लोग जुर्म के बोझ तले दब जाते और प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं सर। हाँ फ्रेडी, होता है ऐसे कभी कभी जिंदगी में। काम करो, घर को अच्छी तरह से तलाशो, अच्छी तरह से। फोटो के टुकड़े। तो मनीष है। इस मनीष के साथ कौन है? डॉक्टर का एप्रन पहने हुए। ये कौन हो सकता है? डॉक्टर साक्षी। डायरी? मनीष, डॉक्टर साक्षी और मनीष, ये फोटो फाड़े क्यों? सर, ये डायरी मिली है। डायरी? पेशेंट्स लिस्ट रिकमेंडेड टू डॉक्टर साक्षी। यही तो है डॉक्टर साक्षी। पेशेंट्स की लिस्ट में अनुष्का, ऋचा, अनुष्का और ऋचा पेशेंट के लिस्ट में। रेडी, समझ गया। अनुष्का और ऋचा के बीच का संबंध मिल गया, कनेक्शन मिल गया। वो एक्स फैक्टर इन दोनों के बीच में जो है, ये डॉक्टर साक्षी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस डॉक्टर साक्षी के पेशेंट की लिस्ट इस मनीष के घर में कैसे है और क्यों? और ये साक्षी है कौन? सर, हाँ सर, 1 लाख रुपए मिले सूटकेस में। 1 लाख रुपए? हाँ सर, शायद वही पैसे हैं जो ऋचा ने आरबीडी बैंक से निकाले थे। हाँ निखिल, यही पैसे लेकर वो तिलक मार्केट आ गई इस मनीष को पैसे देने के लिए। मगर अभिजीत सर ने कहा था कि ऋचा ने बैंक में से 2 लाख रुपए निकाले थे। ये तो 1 लाख ही है। समझ गए फ्रेडी, समझ गए हम। 2 लाख में से आधे पैसे, 1 लाख रुपए मनीष ने अपने लिए रखे और ये बचा हुआ आधा हिस्सा वो इस डॉक्टर साक्षी को देने वाला था। इस डॉक्टर साक्षी की पूरी कुंडली निकालो। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी यहाँ? जी हाँ, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। श्योर। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि इस शहर में डॉक्टर साक्षी नाम के कितनी डॉक्टर्स हैं और उनके क्लिनिक कहाँ? जस्ट 1 मिनट। आई एम सॉरी ऑफिसर, लेकिन डॉक्टर साक्षी नाम की कोई भी डॉक्टर इस शहर में नहीं। हाँ, डॉक्टर शिवानी है। देखिए, हम डॉक्टर शिवानी को नहीं, डॉक्टर साक्षी को ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये है डॉक्टर साक्षी। ये डॉक्टर साक्षी नहीं, डॉक्टर रोशनी है। क्या? ये डॉक्टर रोशनी है? जी हाँ, इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। लाइसेंस कैंसिल कर दिया था? क्यों? क्योंकि ये बिना अथॉरिटी के पेशेंट्स के ऊपर क्लिनिकल हिप्नोसिस आजमा रही। क्लिनिकल हिप्नोसिस? जी। डॉक्टर साक्षी का एड्रेस होगा ना आपके पास? हेलो। हाँ भेज दो, जल्दी भेज। बड़े भैया, आइए। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने इतने कम वक्त में हमें बुला लिया। थैंक यू सो मच। देखिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जल्दी बताइए, मेरे पास वक्त नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम इन्हें है। इन्हें? जी हाँ, ये मेरे बड़े भैया है। बड़े भैया? जी हाँ, बड़े भैया, आप खुद ही बता दीजिए ना। वो ऐसा है कि छोटे भैया हैं तो इनके सामने तो कुछ बोल नहीं सकते। भैया, आप टेंशन मत लो, मैं समझ गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन भैया, आप डॉक्टर साक्षी को सब कुछ बता देना। थैंक यू डॉक्टर। बता दूंगा। आइए बैठिए।
अब बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम्स? एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया है। वो क्या है कि सोते जागते उठते बैठते हर वक्त दिल में सिर्फ उसी का ख्याल रहता है। ओह, यही प्रॉब्लम है आपकी? जी वैसे आपके पास इसका इलाज तो होगा ना? उस लड़की की सारी यादें मेरे दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें और जिससे मैं सब कुछ भुला के एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। एक मिनट, आपसे ये किसने कहा कि मैं ऐसा कुछ कर सकती? अरे मैडम, मैंने आपकी काफी तारीफें सुनी। आपके पास तो दिमाग की बीमारी का हर इलाज है और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा इलाज भी कर सकती हैं। जी, मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। ये हुई ना बात। नौटंकी का सामान। काम हो गया। जिन सबूतों की तलाश में हम लोग आए थे वो सारे सबूत मिल गए हैं। हमने यहाँ आके अपना समय बर्बाद किया है। डॉक्टर साक्षी और उनके क्लिनिक का तीनों के खून से कोई लेना देना नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये नौटंकी का सामान मिला है और ये फोटो देखिए। बेबुनियाद सबूत इकट्ठे करके साक्षी को फंसाने की कोशिश मत करो। असली खूनी को ढूंढो। लेकिन ये जो सबूत मिले हैं ये यही साबित करते हैं कि डॉक्टर साक्षी खूनी है। तुम मेरे जूनियर हो, जुबान मत चलाओ मुझसे। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता। मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। सर, ये देखिए सर, ये वही सारा नौटंकी का सामान है जिसे पहनकर वो आदमी बैंक गया था। कहां से मिला है तुम्हें? डॉक्टर साक्षी के क्लिनिक में से। क्या कहा? डॉक्टर साक्षी के क्लिनिक से? जी सर। तो क्या डॉक्टर साक्षी? हाँ सर, मगर सर सचिन सर मानने को तैयार ही नहीं है कि डॉक्टर साक्षी खूनी है। ये भी तो हो सकता है कि खूनी कोई दूसरा हो और वो डॉक्टर साक्षी को फंसाना चाहता है। नहीं सर, ये देखिए, ये मैंने क्लिनिक की रिकॉर्ड्स की फोटो खींची है। इसमें साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर साक्षी ने ऋचा और अनुष्का को हिप्नोटाइज किया था। डॉक्टर साक्षी अनुष्का और ऋचा को हिप्नोटाइज करती थी? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कल जब इन दोनों लड़कियों ने बिल्डिंग से छलांग लगाई उस वक्त उन दोनों को हिप्नोटाइज किया गया था? यही हुआ है सर। जब जब अनुष्का और ऋचा ने पैसे निकाले थे तब डॉक्टर साक्षी के बैंक अकाउंट में धन की वर्षा हुई थी। तो फिर जब सारे सबूत इस डॉक्टर साक्षी के खिलाफ है तो फिर सचिन मानने को तैयार क्यों नहीं है? पता नहीं सर, बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। जब मैंने उन्हें ये सारे सबूत दिखाए थे तो वो नाराज होकर घर चले गए। अरे सचिन नाराज होकर घर चला गया? अजीब सा बर्ताव कर रहा था, क्यों? एक मिनट विवेक, जब तुम लोग सबूत इकट्ठा कर रहे थे तो लगता है सचिन को इस डॉक्टर साक्षी ने हिप्नोटाइज किया। सचिन अगर हिप्नोटाइज हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है। जल्दी से जल्दी उसे पकड़ना पड़ेगा। उसका मोबाइल कहाँ है? 500 मीटर की दूरी पर सर। एक जगह रुका नहीं है सर, लगातार आगे बढ़ रहा है। किस जगह जा रहा है? अभी मालवीय नगर की ओर मुड़ा है सर। मालवीय नगर मतलब हाईवे नंबर 35 से निकलेगा ना? मैं शॉर्टकट लेता हूँ। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही हैं खतरा बढ़ता जा रहा है। सर सचिन सर का फोन अभी मालवीय नगर से निकला सर। बाहर निकल गया? हाँ सर। यही नहीं होना चाहिए इसी रोड पे। सचिन सर का फोन 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि इस कार में। क्या 10 मीटर दूर इस गाड़ी में? इस गाड़ी में सचिन क्या कर रहा है? उसको रोकते हैं। क्या बदतमीजी है ये? सचिन कहाँ है? कहाँ छुपा रखा उसे? जैसे को तैसा दिया, उसके नहले पे दहला फेंका। मालूम है ना तुम किससे टक्कर ले रही हो? आपको पता है आप किससे टक्कर ले रही? क्या सोचा था कि बेवकूफ सचिन मरीज की एक्टिंग करके मुझे उल्लू बना देगा? देखो मैं पूछ रहा हूँ सचिन कहाँ है? सचिन भी बहुत जल्द वहीं पहुंच जाएगा जहाँ अनुष्का, ऋचा, मनीष पहुंच गए। सचिन सर को अगर कुछ हुआ ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? ओ बोल बच्चन, चुप करो वरना तुम्हें भी हिप्नोटाइज कर दूंगी। नहीं देखो, तुम सचिन को कुछ मत करो प्लीज। बताओ सचिन कहाँ है? उसको छोड़ दो प्लीज। छोड़ दूंगी अगर सीआईडी मुझे इस बात की गारंटी दे कि वो मेरा पीछा करना छोड़ दे। ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अब तो बताओ सचिन कहाँ है? बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। इस पर्टिकुलर लोकेशन से बाहर जाने के बाद एसएमएस करके बता दूंगी। अरे अगर तुमने धोखा दिया तो? अब इतना विश्वास तो करना ही पड़ेगा आपको सर। जल्दी कीजिए, सोचने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर देर हो गई तो सचिन के मौत के जिम्मेदार आप दोनों होंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। निकल।
तुम जरा गाड़ी में जाओ, मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। अरे समझा करो यार, है? एसीपी साहब को फोन कर देना। सर, हमने साक्षी को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है सर। एक मिनट, सचिन की जान को खतरा है, उसे बचाना सबसे जरूरी है, समझे? मगर समझ में नहीं आ रहा है ये सचिन गया कहाँ होगा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं सचिन सर के साथ क्या हुआ होगा। क्या है सर? डॉक्टर साक्षी का मैसेज आ गया। कबूतर छत से उड़ने वाला, कबूतर छत से उड़ने वाला, इसका क्या मतलब हो सकता है? माय गॉड! विवेक, जल्दी से सचिन की घर की तरफ गाड़ी ले लो, जल्दी। यस सर। सचिन घर की छत पर खड़ा है। मतलब सर, सचिन सर के साथ भी वही होगा जो अनुष्का और ऋचा के साथ हुआ था? चुप रहो फ्रेंडी, रो मत। जल्दी विवेक। यस सर। वो देखो सचिन। रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। सचिन, सचिन, नीचे उतरो। सचिन, उतरो नीचे। सचिन, पागल हो गया तो उतरो नीचे। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ जाऊं। देखो सचिन, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, उतरो नीचे। एंड दैट्स एन ऑर्डर। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। विवेक, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। सर, खींचो उसे, खींच। संभल के, तुम छोड़ो मुझे। सचिन, बात सुनो मेरी। छोड़ो, मैं आजाद होना चाहता हूँ। सचिन, क्या कर रहे हो तुम? मैं आजाद होना चाहता हूँ। चुप रहो सचिन, सबके सब मरोगे मेरे साथ। सचिन! सर, आप यहाँ पे? अब ये मत पूछना कि तुम कहाँ हो। तुम अपने घर के छत पर हो, समझे? घर के छत पे कैसे? डॉक्टर साक्षी की वजह से। डॉक्टर साक्षी ने तुम्हें हिप्नोटाइज किया सचिन, हिप्नोटाइज। साक्षी? और तुम इस बिल्डिंग से छलांग लगाने वाले थे। बिल्डिंग से? सर, इस डॉक्टर साक्षी को जल्दी से जल्दी जेल में नहीं भेजा गया तो वो और भी मासूम लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है सर। हाँ फ्रेडी, इस डॉक्टर साक्षी का इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है। जल्दी खोलिए। जितनी जल्दी इन सीआईडी वालों से दूर चले जाओ, जान छूटे। अभी अलविदा ना कहना रोशनी जी। जी हाँ, मैंने सोचा क्यों ना आपको एयरपोर्ट तक छोड़ ही आऊं। देखो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो वरना। बाप रे बाप, गन? देखिए रोशनी जी, बुरा मत मानिए, एक बात कहता हूँ, आपके हाथ में गन नहीं, हथकड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। बकवास बंद करो, पीछे घूम जा, भाग जाओ यहाँ से। देखिए, ना तो मैं भाग सकता हूँ ना आपको भागने दे सकता हूँ। क्या करूँ, अब ड्यूटी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। चले जाओ वरना मैं गोली चला दूं। एक और खून करने निकली थी। खून? किसका खून? किसका खून? अरे मेरा खून। गोली में चलाई, मैं सब बताती हूँ।
मैं सब बताती हूँ। बस बस, हाँ? एक ही गोली की आवाज सुन के ये तो सुधर गई अभी ये। तो रोशनी जी और साक्षी जी, आपकी भलाई इसी में है कि जो आप बताना चाहती हैं बताइए। प्लीज कंटिन्यू। 7 साल कड़ी मेहनत करके डॉक्टर बनी थी मैं, और उन लोगों ने मुझसे मेरा लाइसेंस छीन लिया, मेरी डिग्री छीन ली। तो क्या गलत किया उन्होंने? हाँ? अपने मरीजों का इलाज करने के लिए तुमने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया, मगर क्या हिप्नोटिज्म में काबिल होने के लिए तुमने उसकी पढ़ाई की थी? उसमें डिग्री पाई? नहीं। हाँ, डिग्री नहीं थी मेरे पास, तो क्या? मैंने चार सबूत दिए कि मैं हिप्नोटाइज करके क्या क्या कर सकती हूँ। अनुष्का, ऋचा, मनीष, सचिन, इनके साथ जो किया, क्या मेरी काबिलियत साबित करने के लिए काफी नहीं था? हिप्नोटिज्म में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तुमने 3 खून किए हैं। 3 खून। बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने, और इसके लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।